हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटी लेक्चर 4 का। थोड़ा सा डिले हो रहा था क्लास, बट अभी कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पढ़ाई का एक उद्देश्य यही है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है, इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत कि आप इस एग्ज़ाम के सहारे ही एक उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना है। ठीक है, जिन लोगों का भी यूपी पुलिस में नहीं हुआ या यूपीएसआई में नहीं हुआ, वो पेट के लिए अपना दे 100%, क्योंकि पेट के थ्रू जो लेखपाल की वैकेंसी और बाकी लोअर पीसेस के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आ रही, आप उसके लिए एलिजिबल हैं और बेहतर ढंग से स्कोर कीजिए। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट 80 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा। 80 प्लस का मतलब समझ रहे हो? इतना तो आपके पास होना ही चाहिए। जीएस का लेवल एक उस स्तर का होता है। आप 25 का एग्ज़ाम उठा के देखिए और इसके बाद 23 का एग्ज़ाम उठा के देखिए, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। जहाँ पे 23 के एग्ज़ाम में लोगों के नंबर 30-40 से 50 मैक्सिमम 60 तक रह गए, वहीं 25 में जो रहा उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 25 में काफ़ी अच्छा हुआ था लोगों का। ठीक है, तो उसका इसीलिए परसेंटाइल काफ़ी लोगों का ज़्यादा बना। और इस पर भी लोअर पीसेस की जो कट ऑफ जारी की गई 68 के आसपास जारी की गई है। ठीक है, तो हमें इतना स्कोर लेके चलना है। अगर पेपर इजी आता है तो हमारा इतना स्कोर होना चाहिए कि हम आगे जो भी एग्ज़ाम आए उसके लिए एलिजिबल हो पाएँ, चाहे वो पीसेस के थ्रू, लोअर पीसेस के थ्रू हो या फिर लेखपाल के थ्रू। तो इसलिए हमें उतना एग्ज़ाम में उतने मार्क्स को लेके टारगेट करना है। ठीक है, मानता हूँ एक चीज़ और है कि जीएस हर किसी को याद नहीं होती है। ठीक है, आज इधर से पढ़ो उधर से कल निकल जाती है। आप सबसे पहले ना अपना कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। मेरा मानिए, कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए। कॉन्सेप्ट के बाद आप क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, एमसीक्यू उसके बाद करिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि क्लास में आपको एमसीक्यू करा पाऊँ। ठीक है, अभी मैंने टाइमर के साथ एमसीक्यू नहीं कराया, बट कोशिश ये कर रहा हूँ थोड़ा हमारी क्लास का रूटीन बन जाए कि मॉर्निंग में, इवनिंग में या दोपहर में जो भी क्लासेस का होगा, 2 क्लास डेली होगी। ठीक है, और उसी के थ्रू सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि उसके बाद आप एमसीक्यू अटेंड करें। ठीक है, जो अभी टारगेट सीरीज चल रही है वर्दी विद प्रेम चैनल पे, आप वहाँ पे अपना एमसीक्यू अटेंड करते रहिए, बाकी यहाँ पे क्लास करते रहिए, जिससे आपको ये रहेगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब डायरेक्ट एमसीक्यू उठा के करेंगे तो वहाँ पे टॉपिक क्लियर होने का थोड़ा सा वो रहेगा, बट पहले क्लास करिए, उसके बाद एमसीक्यू करिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने अभी लास्ट क्लास जो करी थी इसकी पॉलिटी की, वो हमने किया था ठीक है, लास्ट हमने जो क्लास करी हुई है उसमें हमने बाकी सारी चीज़ें देख ली। अब हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करें, हालांकि आर्टिकल 1 से 4 तक हम कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ से स्टार्ट करें कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सफलता का शॉर्टकट नहीं है। क्या है? मेहनत है। अगर मेहनत रहेगा, मेहनत आप करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और सफल होने का पहले मेहनत है, फिर लक है। ठीक है, मेहनत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लक से। ठीक है, लक तभी काम करेगा जब आपकी मेहनत होगी। और बाकी रहा यार 1-2% की बात अलग कर रहा हूँ, वो अलग होते हैं जिनका तुक्का लग जाता है कोई भी चीज़ है, बट हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इतना गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी मैं भी ऑनलाइन जल्दी में आया हूँ। ठीक है, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर कंटेंट दूँ धीरे धीरे करके। तो ऑनलाइन का थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, और धीरे धीरे जैसे होगा तो आपको एक बेहतर कंटेंट दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, जो जो मैंने किया है और जो मैं कर रहा हूँ, उसी पे बेस्ड आपको एक बेहतर कंटेंट और क्लास देने की कोशिश करूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के हर एक पहलू को यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, मुझे पता है लास्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस पढ़ाते हुए थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाकी बात हम आगे आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। आपकी तैयारी क्या है, एक वीडियो में प्रॉपर लेके आऊँगा कि पेट को हम स्कोर में कैसे बदलें, अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। अब इसके बाद पहले देखिए, मेरा टारगेट ये है कि पहले हम कुछ टॉपिक कर लें, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, ज़्यादातर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आपकी एक बेहतर प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप डोंट वरी, आप इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें।
और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट दे सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। भाग 1, जैसे हमने देखा था कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। जो संविधान में भाग कितने हैं हमारे पास, भाग हैं 22। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और अनुसूचियाँ कितनी थी, अनुसूचियाँ कितनी थी हमारे पास, 12 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूची थी और ये इतना ही था। ठीक, ये हमारे पास रहा है। तो अभी हम भाग 1 की बात करें। भाग 1 में क्या है हमारे पास, भाग 1 में हमारे पास क्या है, भाग 1 में हमारे पास क्या है, ठीक है। तो भाग 1 में हमारा है संघ, ये संघ और राज्य क्षेत्र, यानी संघ यानी केंद्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। ठीक है, जैसे इस भाग में, यह भाग भारत की क्षेत्रीय सीमाओं और संसद की नए राज्यों को बनाने या बदलने की शक्ति को परिभाषित करता है। ये सिंपल सा एक लाइन है। इसके बाद जो हमारा 1 से 4 तक आर्टिकल है उसको हमने ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 1 में ही नाम है ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। क्या, यूनियन ऑफ स्टेट, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। ठीक है, भारत जो है राज्यों का एक क्या है, संघ है, संघ है, संघ, यूनियन, यूनियन है, याद रखिएगा, फेडरेशन नहीं, यूनियन। अब यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं। इसका मतलब है कि भारतीय जो संघ है ना, वो क्या है, राज्यों की भी किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि सारे राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया है, एक हम सेंटर बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे, नहीं। यहाँ पे एक्चुअली केंद्र के अंदर सबको समाहित किया गया है। ठीक है, यानी केंद्र मजबूत है, केंद्र ही सब कुछ है। यहाँ पे राज्यों ने मिलके, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यूएसए का लेते हैं, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका क्या है, फेडरेशन में। ठीक है, वहाँ पे राज्यों के समझौते से संघ बना हुआ है। ठीक, और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, किसमें, इंडिया में। क्लियर है सर, कि कल को वेस्ट बंगाल कह रहा है या असम कह रहा है या अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, इधर की कोई स्टेट कह रहे हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई, उसके लिए संसद अगर चाहे तो कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। क्लियर है सर। चलिए उसके बाद हम देखेंगे अब भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल कौन है। भारत के राज्य क्षेत्र हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गई, अन्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित एक्वायर किए जाएं। ठीक है, मान लीजिए कभी बांग्लादेश को एक्वायर करके इंडिया में ला लिया गया, तो वो भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या पाकिस्तान खुद हो गया, अगर इंडिया में कभी शामिल होना चाहे तो भैया वो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो पहला आर्टिकल हो गया खत्म, संघ और उसके नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1। उसके बाद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित। अब नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2 क्या कहता है ना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये इतना समझ लीजिए, ये दूसरे देश से संबंधित है। मान लीजिए क्या कह रहा है, संसद, उसके लिए भी संसद विधि बनाएगी, विधि द्वारा नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, और ये उन क्षेत्रों पर ज़्यादातर लागू हो जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। जैसे 1975 में 36वें अमेंडमेंट द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य बनाया गया। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 2। ठीक, उसके बाद हम तीसरा आर्टिकल क्या बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, यानी क्या बोल रहा है, अगर हमें नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, या फिर उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है, ये सब किस आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। और याद रखिएगा, इसके लिए साधारण बहुमत से ये सब चीज़ें होती हैं, साधारण बहुमत से होता है। इसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं आएगा। अगर विशेष बहुमत आएगा तो वहाँ पे, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, वोटिंग सिस्टम जो होता है 2/3 होगा, उसमें विशेष बहुमत से होगा। ठीक है, तो वो विशेष बहुमत है। यहाँ पे सब साधारण बहुमत से होगा। अब अगर हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, या फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तित करना है, या फिर किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, वो सब क्या है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये जो विधेयक है उस राज्य विधानमंडल में भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूपी के किसी राज्य का, यूपी का नाम बदलना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जगह उत्तम प्रदेश करना है, तो उसके लिए भी यहाँ के विधानमंडल, पहले तो राष्ट्रपति परमिशन देगा, पूर्वानुमति होगी राष्ट्रपति, उसके बाद ये विधेयक लाया जाएगा और फिर इस यूपी के विधानमंडल में रखा जाएगा उसको। विधानमंडल चाहे कुछ भी कहे, ठीक है, हाँ करे ना करे, जो भी वो सब
वो करने के लिए संसद बाध्य नहीं है कि इसकी बातों को मानेगा। यानी इनकी बातों पर सिर्फ विधेयक भेजा जाता है, लेकिन संसद उसके लिए विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश करना है, अगर उत्तर प्रदेश चाहे कि मेरे नाम जो हमारा यूपी का नाम उत्तर प्रदेश हो, अगर वो नहीं चाहे तब भी होगा। संसद चाहेगी तो कर देगी, अगर ये चाहेगा तब भी तो हो गई। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसके लिए इनके विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे अगर सीमाओं में भी परिवर्तन करना है या फिर नए राज्यों का निर्माण भी करना है, तब भी क्या होगा कि वो राज्यों की बातों को मानने के लिए, जिस राज्य का विभाजन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना, उस राज्य की बातों को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 3 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 क्या है कि पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए, ठीक है, ये अनुसूची हम जब पढ़े थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये किस चीज़ से रिलेट करता है। अनुसूची के संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई ये विधियाँ क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी। यही है ना प्रावधान। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी बदलाव संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा ये, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ऐसे विधेयकों को संसद साधारण बहुमत, मैंने बताया कि सिंपल मेजोरिटी से ये सब पास होते हैं, ठीक, साधारण बहुमत से। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए, जब भी विशेष बहुमत की जब बात होगी तो यानी 2/3 बहुमत से ये होगा। ऐसा हुआ था जब 6वां अमेंडमेंट हुआ था, कब, जब भारत 2015 में हुआ था 6वां अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूमि को लेकर समझौते हुए थे, जिसमें से आपस में दोनों ने भूमि की अदला बदली की थी, वो 2015 में। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है आपको पता चल गया, ठीक है। और ये आर्टिकल 368 कहता है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि इसमें अगर हम अपने देश की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने देश के अंदर हम किसी विदेशी को अपनी भूमि दे रहे हैं या फिर उससे ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ले रहे हैं जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जो कि जिस प्रकार से 100वां अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर है सर, ठीक। उसके बाद नागरिकता सेक्शन। नागरिकता वाला सेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले कि नागरिकता के अनुच्छेद 5, ये भाग 2 के अंतर्गत आएगा। 5 से 11 तक आर्टिकल के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यह नागरिकता के मानदंडों को तय करता है। अस्थायी नागरिकता कानून बनाने के लिए संसद को दिया गया। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, जो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, जो जैसे कि पूर्ण नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें लागू हुई थी संपूर्ण रूप से, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। हालांकि इससे पहले जब 26 नवंबर 1949 था, तब भी नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, जब मैं इससे पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो वो लागू कर दिया गया था। तो नागरिकता कब लागू कर दी गई? शुरू में ही 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 5 क्या बोलता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब देखो, संविधान कब लागू हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्या बोल रहा है, हर वह व्यक्ति भारत का नागरिक बना जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, या जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो पहला जो अनुच्छेद 5 है वो क्या बोलता है, नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान देता है। क्या बोल रहा है कि भैया जब संविधान लागू हुआ ना, कब लागू हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो उससे पहले से जो भी भारत में रह रहा है, कौन कौन? जिसके माता पिता भारत के हैं, ठीक है। दूसरा, भारत का हर नागरिक, जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो और रहने के साथ साथ वो 5 साल पहले से रह रहा हो, तो प्रॉपर तरीके से भारतीय नागरिक होगा। लेकिन कुछ कंडीशन जब आगे हो जाएगा, जैसे आर्टिकल 6 ये बोलता है कि कोई व्यक्ति, मान लो बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद जैसे ये क्या कह रहा है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए हों, ठीक है, जब बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद एक डेट दी गई, भैया यहाँ तक चले आओ, तो 19 जुलाई 1948 एक डेट है, से पहले पाकिस्तान से भारत आए वे स्वतः नागरिक बन गए जो इस तारीख के बाद आए, मतलब वे स्वतः नागरिक बन गए,
ठीक है, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत आया वो सब स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। लेकिन जो इसके बाद आया ना, मान लीजिए 20 जुलाई को कोई आया, 20 जुलाई 1948 को कोई आया, तो भैया वो भारत का नागरिक तब माना जाएगा कि जब वो 6 महीने तक लगातार भारत में रहे। ठीक है, उन्हें 6 महीने रहने के बाद रहे और साथ ही साथ क्या कराएगा, पंजीकरण कराएगा। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या बोला, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी भारत में रहा आ चुका है पाकिस्तान से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत कब आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। ये 19 जुलाई 1948 की बात है। तो यहाँ पे उससे पहले भारत से, पाकिस्तान से भारत है, वो सब भारतीय नागरिक बनेंगे। लेकिन इसके बाद जो भी आया और 6 महीने तक रहेगा तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। साथ ही साथ उसे पंजीकरण कराना होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। छठा आर्टिकल हो गया कंप्लीट। इसको एक एक बार रीड कर लें, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाले नहीं है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 7, पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। क्या है इसका मतलब, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, अभी देखो 15 अगस्त नहीं है, अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, 1 मार्च की बात है 1947। ठीक है, तो भैया अभी संविधान सभा बन रही थी, ये सब बन चुकी थी, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव वगैरह चल रहे थे। तो कुछ लोग कहें कि ठीक है, बंटवारा भी बाद में, फिर बंटवारा भी हो गया और ये सब अनाउंस हो गया कि नहीं, भारत पाकिस्तान 2 राज्य, नए राज्य बनेंगे। तो उसमें क्या हुआ, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, तो कुछ लोग यहाँ पे पाकिस्तान, फिर बाद में वो आ गए, उनकी नागरिकता समाप्त हो गई। ठीक है, मान लो अगर कोई दूसरे देश में चला जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो गई। अब समाप्त होने के साथ ही क्या हुआ कि लेकिन अगर वे पुनर्वास, रीसेटलमेंट के परमिट के साथ वापस आ गए, फिर से बाद में वापस आ गए, तो क्या होगा, उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता मिल जाएगी। क्या कराना पड़ेगा, आने के बाद 6 महीने भारत में रहेंगे, फिर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो अब ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब 8वां बस इतना याद रखो, इसमें ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता। अब भारतीय मूल का मतलब क्या होता है कि उनके माता पिता या दादा दादी में से कोई कभी भारत में रहा हो, ठीक है, और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उस देश में या वो कहीं भी जो हमारा भारतीय दूतावास होगा वहाँ पे जाके पंजीकरण कराएगा और पंजीकरण के माध्यम से और डिटेल देगा कि भैया हमारे दादाजी तो वहाँ बनारस में रहते थे। ठीक है, तो उस आधार पर, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अपना दस्तावेज रखेगा। ठीक है, और उसके आधार पे, क्योंकि उसके पेरेंट्स या फिर उसके मूल दादाजी वगैरह, परदादा वगैरह, ये दादाजी वगैरह जो रहते थे, उनके आधार पर इसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सब है, याद रखिए, तो बस कुछ खास नहीं है। अब देखो क्या भारत जो आर्टिकल 9 है ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, नागरिकता को छीन रहा है। कैसे, अगर कोई व्यक्ति, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की, ये राज्य का मतलब देश से है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, खत्म आर्टिकल 9। उसके बाद 10 में क्या है कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। क्या है, किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं छीना जाती। अगर कोई संसद कानून पास करती कि भैया इनकी नागरिकता छीनी जाएगी, इसने ये फलाना फलाना कार्य किया है और इसकी वजह से इसकी नागरिकता छीनी जा रही है, अगर संसद ऐसा नियम बनाए तो उसकी नागरिकता छीन जाएगी। इसके अलावा कोई भी उपाय अन्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना। अब भाई देखो, नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार है उसका विनियमन कौन करता है, संसद करती है। ठीक है, किसको किसकी नागरिकता रखनी है, किसकी छीननी, ये सब कार्य कौन करता है, संसद करती है। ठीक, और उसी के तहत इन्होंने एक नागरिकता अधिनियम एक्ट बनाया था 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक, तो ये है, आपको याद रखना है। क्लियर है सर। तो आर्टिकल 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ खास, ये 9, 10 और 11 ये आपको याद रखना है, मेनली यही पूछे जाते हैं यहीं से। बाकी आपको उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, एक बार रीड कर लेना है इसको। मैं यहाँ पे टिक करते जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा टॉपिक हो गया, अब हमारा है भाग 3। भाग 3 हमारा क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकारों के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं मौलिक अधिकारों से ही आते हैं। ये पीडीएफ आप पढ़िएगा, इसमें पीडीएफ को निकलवा के आप अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये अधिकार अदालतों द्वारा लागू करने
योग्य है, जुडिशियबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार एक प्रकार से वे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी, ठीक है, एक प्रकार से जीवन का अधिकार देते हैं। ठीक है, जीवन का ही अधिकार देते हैं, इसमें हर चीज़ जीवन के बारे में बात हुई है, लाइफ से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले तो आर्टिकल 12 हम देखेंगे। ये आपने भाग 3 देख लिया, मौलिक अधिकार संबंधित है भाग 3। सबसे पहले राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है? मौलिक अधिकार जो है ना, जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये बेसिकली राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। और यहाँ राज्य से मतलब क्या है? राज्य से मतलब भारत सरकार और संसद है, राज्य सरकार और विधानमंडल है। ठीक है, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, ये भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अन्य वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC हो गया, ONGC, सेल वगैरह, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार क्या है? एक प्रकार से मौलिक अधिकार आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार दिया गया है आपको। ठीक है, मूल अधिकार जिसको बोलते हैं, मूल अधिकार दिया गया है भैया, यही आपके मूल अधिकार है। ठीक है, मूल मतलब आपको पता है कि साइंस की भाषा में मूल मतलब जड़ होता है। क्लियर? तो भैया यही जो भी चीज़ें, ठीक, आपने राज्य की परिभाषा देख ली। राज्य की परिभाषा हम आगे आर्टिकल 36 में भी देखेंगे, राज्य के यानी DPS में भी ये भी चीज़ें देखने को मिलेंगे। अभी मैं बहुत फास्टली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि जो हमारे पेट लेवल का है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ 10 से 12 क्लास में इसको ख़त्म करके पॉलिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 क्लास में ख़त्म करके रख दिया जाए। ठीक है, आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप पूरे के पूरे नंबर इसमें ला सकते हैं, चाहे कितना भी हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है, हमने ये देख लिया आर्टिकल 12 देख लिया, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में, राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 13। अब बेसिकली आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है ना कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। क्या है? ऐसे विधियाँ जो मूल अधिकारों का हनन करती हैं, मतलब मूल अधिकारों को रोकती हैं या फिर उनका अल्पीकरण करती हैं, तो ऐसी विधियाँ सभी क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। ठीक है, शून्य मानी जाएंगी, चाहे वह संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद विधियाँ बनी हों। क्लियर है सेट? तो वो सब क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। इसके अंतर्गत एक और है, जुडिशियल रिव्यू का आधार भी कौन है? आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू का आधार है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इसको फ़ोन पे रिकॉर्ड करके आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2 से 3 दिनों में जब मैं अपने होम टाउन जाऊँगा, वहाँ से प्रॉपर आपको क्लास इस बार नए तरीके से मिलेगी प्रॉपर, क्योंकि अभी ऑनलाइन मेरे पास कुछ सिस्टम नहीं था, तो मैं अभी पेट का नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं फ़ोन से, तो ये मैं करूँगा। अभी 1-2 दिन की बात है, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 क्लास डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है? ठीक है, 13(2) में क्या बोला गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। ऐसा कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य यानी वाइड होगा। केशवानंद भारती में आपने पढ़ा होगा कि केशवानंद भारती 1973 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी है। ठीक है, केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट ना करे। कौन से आर्टिकल से मैं बोला था? केशवानंद भारती केस 1973 में 13 जजों की बेंच बैठी थी वहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम आते हैं भाग 3 का हमारा ये आगे का चल रहा है। ये आर्टिकल 14 से 18, यानी हम अगला है समानता का अधिकार। ठीक, जो हमारा ये आपका मौलिक अधिकार है, इसको भी 60 पार्ट में वैसे तो मूल संविधान में 7 पार्ट में विभाजित था, इसको अलग अलग 7 पार्टों में रखा गया था, जिसमें सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितना है? 6 हैं, क्योंकि एक जो वो था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, एक हटा दिया, अभी वर्तमान में 6 हैं। 6 पार्ट्स में डिवाइड किया किसको? मूल अधिकारों को। तो हमारा पहला है समानता का अधिकार। समानता का मतलब आपको पता है कि समान, भैया सबको समान बांट दो। किसी चीज़ को अगर हमें बांटना है कि भैया सबको 4-4 रसगुल्ले देना, रसगुल्ले दे दो 4-4, सबको बराबर बांट दो।
ठीक है, तो हमने बराबर करते। तो सबसे पहले है कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण कैसे? सबसे पहले कि विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। किसी भी व्यक्ति को कानून के ऊपर नहीं समझा जाएगा। यह एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है और कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, कि भैया किसी भी व्यक्ति को ना कानून से ऊपर नहीं समझा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। विधि से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब हुआ ये अमेरिकी मूल संविधान से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण करेंगे अमेरिका के उससे, और समानता करेंगे ब्रिटेन के उससे। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि समान परिस्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, एक प्रकार से सकारात्मकता दिखा रहा है ना। तो ये हो गया कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यस, विधियों का समान संरक्षण। एक्चुअली किसके उससे प्रभावित है, अमेरिका के ठीक है, अमेरिका के अमेरिका मूल से। ठीक। चलो, तो उसके बाद हम 15 देखते हैं। विधियों के समक्ष समांतर समान संरक्षण किस में कहा गया, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 हम बात करेंगे तो मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध या विभेद पर रोक। ठीक। कैसे? राज्य केवल इस 5 आधार पर नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कि भैया जैसे इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी राज्य अगर है वो भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक। क्या है, राज्य केवल इन 5 आधारों पर, ये 5 आधार आपको रट जाने चाहिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक। अपवाद में क्या है, अब अपवाद में यहाँ पे आपने देखा होगा कि भैया महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जाता है। किसमें? पंचायतों में। कितना? 33% दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, क्योंकि अपवाद में आ जाएगा। अपवाद में क्या है, अपवाद में क्या है यहाँ पे, अपवाद में राज्य महिलाओं को, बच्चों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण बिल बना सकता है। क्लियर इज दैट? तो क्या है, देखिए जितने भी इधर मिलेंगे ना उसमें अगर उसमें एब्सोल्यूट दिया गया है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें नीचे अपवाद भी दिया गया कि भैया इनके लिए भैया छूट है। तो अब जैसे 15 में हमने देखा कि भैया आर्टिकल 15 में क्या है, महिलाओं को छूट दी गई है, बच्चों को छूट दी गई है, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग उनको छूट दी गई है। तो ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हैं। क्लियर है सेट? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है। अब जैसे सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। ठीक। उसके बाद एक आर्टिकल है, आर्टिकल 16(4) में राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण देने की अनुमति देता है यदि उनका प्रतिनिधित्व सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ठीक है। तो एक आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो 16(4) है ये किस आर्टिकल के तहत इसको जोड़ा गया था, आप बताएंगे। किस अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था, आप इसको आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस पर आप टिप्पणी करेंगे भैया 16(4) को कब जोड़ा गया था। ठीक है। मैं अगर ऑप्शन भी बोलूँ, 101 तो GST है। ठीक है। उसके बाद 102, 103, 104 ये आपका ऑप्शन है। संविधान संशोधन 101, संविधान संशोधन 102, 101 को छोड़ दो, 102, 103, 104 इसमें आपको चूज़ करना है, आप इसमें देखेंगे। ठीक है। तो ये MCQ एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे, अब सिंपल सी है, इसको पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के बारे में बोलता है। क्या है अस्पृश्यता? कि छुआछूत का पूरी तरह से निषेध किया गया है, इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। इसके लिए नागरिक संरक्षण अधिनियम लाया गया 1955 और SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1918 लाया गया है। या अगर SI की अभी जो मूल विधि क्लास थी उसमें ये सब चीज़ें रही थी। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 संबंधित है। ये सब क्यों लाया गया है? एक्चुअली संविधान जब बनाया जा रहा था ना, तो उस टाइम से क्या, आज से पहले बहुत सारे गाँव मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, गाँव से लेके शहरों तक। अभी हालांकि शहरों में थोड़ा चेंजिंग आई है, बट गाँव में अभी भी
बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में अभी भी वही हालात हैं, ठीक है, कि कोई नीची कास्ट का है तो उसके छूने से लोग पानी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी भी बहुत छोटे छोटे गाँव में चलता है, देखने को मिलता है। उसी के तहत ये संविधान में ऐसा किया है कि भैया ऐसा ना हो, एक समानता लाने के लिए समाज में ये सब किया गया है, ठीक। उसके बाद भैया उपाधियों का अंत कैसे होगा? अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, माना एक्स को राजा बना दिया गया, राजा साहब आ गए, भाई साहब राजा साहब आ गए, थोड़ा नाम देखोगे राजा साहब, तो राजा साहब नाम सुन के एक अलग फीलिंग आएंगे, भैया ये कोई बहुत दमदार आदमी होगा, ठीक है। तो भैया उपाधियों के अंत की ज़रूरत क्या पड़ी कि एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी बहुत सारे लोग थे जो रियासतों से संबंधित, वो अपने नाम के आगे लगाने लगे। जब नाम के आगे लगाने लगे तो भैया उसकी एक अलग पहचान दिखने लगी थी, और इसी के तहत बाद में क्या हुआ, उसी पहचान को इक्वल करने के लिए कि ये सब उपाधियाँ छीनी जाएंगी, तो सरकार ये नियम लेके आई, ठीक है। हालांकि इसको मूल संविधान में रखा गया था, बाद में इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें इस पर हुई, उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में कहा गया। लेकिन स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उपाधियाँ दी, जैसे सेना में उपाधियाँ दी जाएंगी, ठीक है, मानद उपाधियाँ भी दी जाती सेना के लिए, और एक डॉक्टर की उपाधि। तो राज्य सेना शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य मतलब के संघ से, ठीक है, ऐसा मत बोल लीजिए, देश से। राज्य सेना शिक्षा संबंधी संविधान जैसे डॉक्टर या कर्नल के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करेंगे उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी जरूरी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे एक बाल एक्ट केस है 1966 में, 1996 में भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार हैं, उपाधियाँ नहीं है। एक ये केस आया था, एक्चुअली यहाँ पे केस पर थोड़ा नाम गलत है, बाल रत्न है, ये मैं अगले वीडियो में इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि क्या केस था। 1996 में भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार हैं, उपाधियाँ नहीं, ये 1996 के केस में हुआ था ऐसा। इनका उपयोग नाम के आगे आए पीछे टाइटल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो टाइटल इसमें नहीं यूज़ किया जाएगा। यानी कुल मिला के ये समझ लीजिए कि ये जो पद्म विभूषण, बहुत सारे लोग अपना, मान लीजिए किसी को मिल गया पद्म विभूषण, तो अपने नाम से नाम के पहले लगा दे रहा है कि भारत रत्न प्राप्त फलाने, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भारत रत्न अगर किसी के आगे, नाम के आगे कुछ लंबा चौड़ा कुछ लगा हो ना, तो वो एक अपने आप में प्रभावशाली व्यक्ति दिखता है, ठीक है। इसी को समाप्त करने के लिए, इसी को समाप्त या इसी को बोलने के लिए बाद में बोला कि भैया नहीं, ये क्या उपाधि नहीं है, क्या है, पुरस्कार है। तो एक प्रकार से उनके पुरस्कार को दिखाता है, इसलिए इसको पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है, ना कि उपाधियों की श्रेणी में, ठीक है। इसका टाइटल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला है इसी में मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 19 से 22 यानी 19, 20, 21, 22 4 में भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक स्वतंत्र, वाक एवं अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया गया है आपको। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ये आर्टिकल 19 संबंधित है। इसमें 7 स्वतंत्रताएँ थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार 19 फर्स्ट एफ को 44वें अमेंडमेंट 1978 द्वारा हटा दिया गया था। अभी कितनी स्वतंत्रताएं? 6 स्वतंत्रताएं, यानी 19 को 6 स्वतंत्रताओं में बांटा गया। कौन सा? देखो 19 फर्स्ट है क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको पता है कि भाषण होगा, अभिव्यक्ति होगी, ये सब चीज़ें, ठीक। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भी शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार अभी मैं ना ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से हो सकता है थोड़ी क्वालिटी अच्छी ना हो, ये सब तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, सिर्फ 2 दिन। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी बेहतरीन क्लास मिलेगी और आपका दिल खुश हो जाएगा, और आप एक बेहतर कंटेंट मिलेगा जो आपकी परीक्षा में कि क्या बोलते हैं वो, ठीक है, अंतिम की कब्र की अंतिम कील, ऐसे कुछ होता है ना कि कहावत है, तो वो समझ लीजिए, वो होगा और बेहतर कंटेंट मिलेगा। आप सिर्फ फॉलो करिए, ज़्यादा से शेयर करिए। अब देखिए, सबसे पहले 19 फर्स्ट ए में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हमने भाषण दिया और अभिव्यक्ति व्यक्ति की, क्या हो गया?
ठीक। तो उसके बाद 19 फर्स्ट भी क्या है, अभिव्यक्ति भाषण दिया तो लोग क्या हो गया, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। मैं भाषण देने लगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ। 19 फर्स्ट ए में क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति। जब मैंने भाषण दिया तो लोग क्या हो गए, धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। क्या करने के लिए, शांत सुनने के लिए। मुझे तो सुनेंगे तो भैया सुन के लाठी लेके थोड़ी आएंगे सुनने के लिए, सुनने आएंगे ना, तो सुनिए। तो क्या हो गया, शांतिपूर्वक और निरायुध क्या, सम्मेलन की सुनता। जब मुझे लोग सुनने आए तो एक प्रकार का सम्मेलन हो गया है, वो लोग मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19 फर्स्ट का बी। उसके बाद सी में क्या है, जब सम्मेलन बनेगा तो भैया बहुत सारे लोग हो गए, तो जब सुनते सुनते लोगों के मन में आया कि ठीक है यार हम एक काम करते हैं। मैंने बोला कि जब सुन लिया तो सुनने के बाद लोगों ने कहा चलो एक संगठन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने भाषण दिया, लोग इकट्ठे हो गए, शांतिपूर्वक इकट्ठे हो गए। तो मैंने कहा चलो यार अब इकट्ठे हो गए तो संगठन बनाते हैं। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट सी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद जब संगठन बन गया तो क्या होगा, हमने कहा चलो क्या घूमने, संगठन बन गया, अब हमारा ग्रुप बन गया है तो हम कहें चलो घूमने। तो हम घूमने निकल गए भाई साहब कि कहाँ, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने या घूमने की स्वतंत्रता। यह 19(1)(d) में बताया गया है। ठीक, 19(1)(d) हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 19(1)(d), और जैसे हम घूमने निकले, घूमने निकलने के बाद कहीं गए, थक गए, तो थकने के बाद हमने कहा यार यही ना घर बना लेते हैं, घर होता तो कितना मज़ा होता। तो भैया हमने कहा चलो निवास कर लेंगे। क्या होगा, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। कौन से में है, 19(e) में है, 19 फर्स्ट ई में है। और जब बस गए तो क्या करना है भैया, बसेंगे तो खाना पीना चाहिए, खाना पीने के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो भैया चलो कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट जी में है। तो आपको याद हो गया, ये अधिकार असीमित नहीं है, पर इन पर देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए जैसे भी जो भी बॉर्डर इलाका होता है वहाँ पे घूमने के लिए आपको क्या परमिशन की आवश्यकता होती है, वहाँ से डीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो ऐसा नहीं, तो वही है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। अब आप जाके बॉर्डर पे पीओके के बॉर्डर पे जाओ, बोलो भाई मैं घूमने जाऊँगा, 4 लट्ठ मार के भगा देंगे वहाँ से, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड जो एरिया जोन होता है उसके वहाँ घूम सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन बनवानी पड़ेगी। हर एक चेक पोस्ट होता है, आपको सब परमिशन दिखाना पड़ेगा, भैया हमने यहाँ पर परमिशन ली है घूमने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वही बोल रहा है कि ये अधिकार असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि इतना चीज़ दे दिया, आप वहाँ पे संविधान दिखा रहे पढ़ लो। ठीक है, कि हमें तो भैया अबाध रूप से घूमने का, संचरण करने का संविधान हमें आपको दे रहा है, 2 डंडे मार को आपको भगा देंगे वहाँ से। ठीक है, तो इतना करिए, याद हो गया होगा आई होप। एक बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, याद हो जाए। उसके बाद हम आते हैं 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है इसका मतलब, इसमें क्या है बेसिकली कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। जब किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाता जब तक उसने कानून का उल्लंघन ना किया हो, उसे अपराध के समय लागू कानून से अधिक सजा नहीं दी जाती। ये पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 20 में। ठीक है, दोहरे दंड से मुक्ति की, मैंने कोई अपराध एक ही अपराध किया उसके लिए मुझे 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, ये भी है। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ठीक है, क्या है, किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ये भी आर्टिकल 20 में है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, एक बार पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, अपराधों के विरुद्ध अगर संरक्षण देगा, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अगर मिलेगा तो वो आर्टिकल 20 है। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी जीवन जीने का अधिकार इसी के अंतर्गत है, प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 21। क्या है इसमें, 21 में इसका मतलब किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे एक केस आया था मेनका गांधी केस 1978 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या की और कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए। इसके तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन और विदेश यात्रा का अधिकार। इसके अलावा बहुत सारे अन्य अधिकार है, जैसे सोने का अधिकार भी इसी में है। ठीक है, ऐसा नहीं कि, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ
कुछ जगहों पर इस पर सीमित रिस्ट्रिक्शन है। जैसे घर में आप सो रहे हो और आप पिताजी ने जाके उठा दिया तो पिताजी को जाके केस कराए, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट आप इतना ध्यान रखें, इसका मतलब यहाँ से हुआ कि सोने का अधिकार से मतलब यही हुआ कि जैसे आप सो रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई बहुत ही ऊंची आवाज़ में डीजे बजा रहा है, ठीक है, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है ना कि 10 o'clock या 11 o'clock रात में बजेगा, उसके बाद नहीं बजेगा। अब वो 4 बजे या 2 बजे रात में खूब तेज़ी से बजा रहा है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, ठीक है, तो इस पे भी केस हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर्टिकल 21A है शिक्षा अधिकार। इसको बाद में जोड़ा गया था, कब? 86वां अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। क्या बोला है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2000 इसी के माध्यम से क्या लागू किया गया था? RTE राइट टू एजुकेशन लागू किया गया था, कब? 2009 में। क्लियर है सेट? तो शिक्षा अधिकार 21A आर्टिकल 21A के अंतर्गत शामिल है। ये भी जीवन जीने के अधिकार का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या मतलब हुआ इसका? कि भैया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो उसके सारे अधिकार ही खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें जैसे क्या है कि सबसे पहले भैया कोई आपको गिरफ्तार करने आए ना, तो आपको उसका कारण बताना होगा, उसको क्या क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पहला। दूसरा, गिरफ्तारी हो गई मान लीजिए आपको, तो अपने पसंद के वकील को रखने का अधिकार होगा, ठीक है, कि आप अपनी पसंद के वकील को रख सकते हैं, परामर्श करते हैं और बचाव के लिए उसको रखा जा सकता है, ठीक। दूसरा, उसके बाद गिरफ्तारी अगर मान ली गिरफ्तार कर हो गए तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए लखनऊ का कोई व्यक्ति है, वो भाग गया हो तमिलनाडु, अब 24 घंटे बाद मतलब उसको पकड़ लिया गया, अब वहाँ से लखनऊ लाने में क्या उसको 24 घंटे लगे? नहीं ना, ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के भी था, वहाँ पे मजिस्ट्रेट से बयान हो जाएगा, फिर उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दे, ये भी होता है। दूसरा, यात्रा का समय शामिल नहीं इसमें, ठीक। क्या है? यात्रा के समय को शामिल नहीं किया कि निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। क्लियर है सर? उसके बाद क्या है, यह अधिकार अगर कोई डिटेंशन में है, कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, ठीक है, या के तहत मतलब इसके है कि यह अधिकार निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों और शत्रु देश के नागरिकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई शत्रु देश से संबंधित कोई नागरिक है, ठीक है, या फिर किसी को नज़रबंद किया गया तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ठीक है, यानी गिरफ्तारी से उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 एंड 24 से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 और 24। सबसे पहले 23 देख लेते हैं। 23 क्या बोल रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया आर्टिकल 23 में, ठीक है। बलात्श्रम याद रखिएगा, बलात्श्रम 23 में है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिषेध, ठीक। क्लियर है? क्या है? मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, बेगार का मतलब बिना मजदूरी के काम, और जबरन श्रम को प्रतिबंधित और दंडनीय घोषित किया गया है। ये अपवाद क्या है? राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। बस ये हेडिंग याद रखो, बाकी सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वर्तमान में फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे क्या लिखा था गेट पे कि 14 साल से कम आयु का बच्चों का प्रवेश वर्जित है। तो वही चीज़ है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखाने, खानों या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। अब ये नहीं, घर में कोई व्यक्ति है इससे छोटा है तो वो घर में अपने कामों में मम्मी के साथ या पापा के साथ कामों में, घर के कामों में हाथ बढ़ा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि भाई साहब कोई भी व्यक्ति है उसका कोई सुन रहा है, कोई नहीं, भाई मुझे तो संविधान ने अधिकार दिया, मैं क्यों करूँ, तो ये वहाँ पे नहीं चल पाएगा। क्लियर है? चलिए एक और कर लेते हैं, बस इतना। अब मैं एक काम करता हूँ, आज 40 मिनट की क्लास हो गई, इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मेरे पास अभी मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो अभी सिर्फ फ़ोन से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ,
ठीक है। इसके लिए मैं ही कोशिश करूँगा कि अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी, मतलब अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद यानी बृहस्पतिवार से एक प्रॉपर वीडियो आपको मिलने लगेगी, जो हम लिख के करते हैं, सब कुछ लिखते हुए समझाऊंगा आपको। क्वालिटी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका स्कोर 100% रहेगा, ये गारंटी मेरी है। आप क्लास देखिए, MCQ सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारे यही कर ही सकते हैं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर और वर्क करने का मेरा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।